आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना गोल्डन मॉडल। डिविडेंड पॉलिसीज़ थ्योरीज पढ़ रहे थे हम। उसमें हमने डिस्कस कर चुके थे कि डिविडेंड क्या होता है, इसके टाइप, और इसकी हमने पॉलिसी के बारे में देखा था, पॉलिसी क्या होती है। फिर हम यहाँ पे पहुँचे थे इसकी थ्योरीज पे, जो डिविडेंड से रिलेटेड कुछ रिलीवेंट और कुछ इरिलीवेंट थ्योरीज दी थी। इसमें हमने कर लिया था आपका वेल्टर मॉडल हम कर चुके थे। आज हम करेंगे गोल्डन मॉडल। ये दोनों रिलीवेंट है। इसके बाद हम इरिलीवेंट थ्योरी देखेंगे, एमएम मॉडल और रेजिडुअल मॉडल। ओके, तो अपना गोल्डन मॉडल पे चलते हैं। ये सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कर चुके थे। आपका गोल्डन मॉडल आ चुका है, ये रहा। तो गोल्डन मॉडल एक रिलीवेंट थ्योरी है। मतलब ये मॉडल कहता है कि फर्म में डिविडेंड किस तरह से पे हो रहा है, डिविडेंड पे आउट रेशो इफेक्ट डालता है वैल्यू ऑफ फर्म पे। मतलब हम किस पोर्शन में डिविडेंड पे कर रहे हैं, किस परसेंटेज में रिटेन अर्निंग कर रहे हैं, वो इफेक्ट डालती है फर्म की वैल्यू पे। अब जैसे हमने देखा था अपने वेल्टर मॉडल में कि वहाँ पे जो था आपका ओवरऑल कॉस्ट और आपका रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के बीच कंपैरिजन करके मिस्टर वॉल्टर ने बताया था कि कंपनी को किस सिचुएशन में ज़ीरो डिविडेंड देना चाहिए और 100% रिटर्निंग करनी चाहिए, किस सिचुएशन में 100% डिविडेंड देना चाहिए, 0% रिटर्निंग करनी चाहिए, और कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप किसी भी प्रोपोर्शन में डिविडेंड और रिटेन अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, बट कोई रिलीवेंट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ सिनेरियो आपका वेल्टर मॉडल की तरह ही होगा। यहाँ पे आपका आर और के बीच होगा कंपैरिजन, बट वो उसी तरह बताएगा। ग्रोथ की स्टेज वही है जो वेल्टर मॉडल में थी, कांस्टेंट भी वही है और डिक्लाइन स्टेज भी। बट यहाँ पे ये कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 100% रिटेन अर्निंग कर लें या फिर 100% डिविडेंड पे आउट रेशो कर लें, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, जो आपका शेयर होल्डर होता है वो ये चाहता है कि उसे कुछ तो मिले। यहाँ पे बर्ड इन हैंड वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है हमारा जो मिस्टर गॉर्डन है। वो कहते हैं कि अगर फर्म ग्रोथ की स्टेज में भी है, उसकी रिटर्न अच्छा खासा मिल रहा है कंपनी को कॉस्ट से, तो उसमें भी जो आपकी वो है, क्या कहते हैं, मतलब डिविडेंड पे आउट है, वो हम ज़ीरो नहीं कर सकते। हमें कुछ ना कुछ पोर्शन तो डिविडेंड का पे करना होगा। लेकिन हाँ, ग्रोथ की स्टेज में हम कम डिविडेंड पे कर सकते हैं, और आपकी जो उसकी स्टेज होगी आपकी डिक्लाइन की, उसमें हम ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकते हैं। ऐसा करेंगे, बट हम ये नहीं कि 0% करेंगे। तो इसमें ऐसा ही बताया गया है, जो आपका रेट ऑफ रिटर्न फर्म का है और आपका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, उनके बीच कंपैरिजन किया गया है, जैसे कि हमने पहले वाले में करा था। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, जब आप यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ को ऐड किया गया, मतलब जो वो है ना BR, इसको जब फर्म शेयर की वैल्यू कंप्यूट करते हैं ना, हम फॉर्मूला देते हैं, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है BR। बी तो यहाँ पे क्या है आपका, क्या कहते हैं उसे, अरे यार, बी आपका रिटेंशन रेशो है, और आर है आपका रेट ऑफ रिटर्न। ओके, और इसे ना ग्रोथ से डिनोट करते हैं, मतलब ग्रोथ इज इक्वल टू BR, आपका रिटेंशन रेशो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो ये कॉन्सेप्ट आएगा और सब आपके फर्स्ट वाले जो वेल्टन मॉडल है उसी की तरह है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बोला इन्होंने। दिस अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ डिविडेंड इवॉल्व बाय मिस्टर गॉर्डन अकॉर्डिंग टू द मॉडल करंट डिविडेंड एज वेल एज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर रिलीवेंट फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ फर्म। इन्होंने कहा करंट डिविडेंड भी और फ्यूचर में जो हम डिविडेंड देंगे वो फर्म की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए रिलीवेंट है, मतलब फर्म की वैल्यू पे वो इफेक्ट डालता है। ये मॉडल कुछ अजम्पशन पे है, बेस है। फर्स्ट अजम्पशन है फर्म इज़ एन ऑल इक्विटी फर्म, मतलब फर्म एक इक्विटी फर्म है, उसमें जो फंड रेज किया जा रहा है वो इक्विटी से किया जा रहा है। नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल और यूज, मतलब क्या है कि रिटेन अर्निंग को आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अदर कोई डेप्ट लेना या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट से फंड रेज करने का यहाँ पे कोई भी सिनेरियो नहीं है, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर आर एंड के इज़ कॉन्स्टेंट। आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और के मतलब मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दोनों हम इसे ही बोलते हैं। तो ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये वेरी नहीं करते, इनका कांस्टेंट रेट होता है। और यहाँ पे बताया कि ग्रेटर देन बी आर, मतलब क्या है मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, जस्ट अ मिनट, वो ज़्यादा होगा ग्रोथ से, मतलब बी आर से। मैंने आपको बताया था बी आर इज इक्वल टू ग्रोथ, तो जो ग्रोथ होगी ना वो कम होगी मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न से। मतलब क्या है, देखो भाई रिटर्न जो मिलेगा वो तो कंपनी को मिल रहा है, लेकिन उसमें हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी, इंक्रीज़ होगा, तो वो इंक्रीज़ जो होगा ना वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो कम ही होना है, मतलब जो मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न है। क्योंकि देखो रिटर्न तो मिल रहा है, तो मिनिमम रिक्वायर रेट रिटर्न जो होगा ना वो तो एक मिनिमम रेट है, लेकिन जो रिटर्न होगा ओवरऑल रिटर्न वो बराबर होगा रिटर्न प्लस ग्रोथ, मतलब बी आर। तो ये जो है ना के की वैल्यू मिनिमम रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इस ग्रोथ के फैक्टर से ज़्यादा ही होनी है, ये इन्होंने अज्यूम किया गया है। ठीक है, और इसमें टैक्स भी नहीं लेते कि कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, इनका ये मानना है। मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि टैक्स को ये इन्वॉल्व नहीं मानते। अब आगे पढ़ते हैं इस थ्योरी में क्या दिया गया है। देखो ये सारी पूरी थ्योरी है, बट चलो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। इट विल बी evident from the above assumption the Gordon theory is very much close to Walter model and contends that dividend policy influence the market value of share of the firm. It expresses the point of view that dividend and return ratio are relevant variable which exercise impact on value of the firm. The model takes into consideration a number of relevant factors such as current dividend, anticipated growth in dividends, rate of capital or cost of capital K, and the rate of return on investment of all equity firm will give due importance to growth G या फिर BR of company on account of reinvestment of retained earning and not due to use of external finance, debt और additional equity। यही बात की जो हमने सब ऊपर कर ली है। ओके, कि फर्म में जो है सिर्फ रिटेन अर्निंग को यूज़ करेगा और उसका जो है कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर कोई फाइनेंसिंग के को यूज़ नहीं करने का। यहाँ पे गॉर्डन मॉडल ने जो फॉर्मूला दिया है वो बात की गई है, P इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर। अब देखो हमने वेल्टन मॉडल में भी देखा था कि हमने प्राइस निकाला था शेयर का, तो वहाँ पे हमने जो शेयर पे अर्निंग हुई शेयर होल्डर को वो अपॉन में कॉस्ट ली थी, और वो जो एक्स्ट्रा अर्निंग थी वो रिटर्न अपॉन हमने ओवरऑल कॉस्ट करे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करके उससे मल्टीप्लाई करके तब लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन्होंने ये सारा सिनेरियो छोड़ा, इन्होंने कहा हमारी रिटेन अर्निंग 100% मतलब हमारा जो देखो 100% होगा जब मतलब हमारा इक्विटी बिफोर
आफ्टर टैक्स, इक्विटी आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस देने के बाद, टैक्स और प्रेफरेंस पे करने के बाद, जब हम टैक्स और प्रेफरेंस दोनों पे कर देते हैं उसके बाद आती है अर्निंग फॉर शेयर होल्डर। अर्निंग फॉर शेयर होल्डर, अब इसे दो पोर्शन में बांटा जाता है। क्या होता है वो? एक तो होता है आपका रिटेन अर्निंग और एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशो। तो जब इसे दो पोर्शन में बांटा जाता है, अगर आप कोई वैल्यू है उसे दो पोर्शन में बांट रहे हो तो वो ओवरऑल तो 100% ही होगी ना, उस वैल्यू के बराबर ही होगी ना। तो यहाँ पे माना जाता है कि इन दोनों का सम माना क्या जाता होता है 1 कह सकते हैं, या फिर 100%। इन वैल्यू 1 और इन परसेंटेज 100, क्योंकि जो ऊपर की अमाउंट है ये 100% होगी। इसमें से कुछ परसेंटेज रिटेन किया गया, कुछ डिविडेंड का पे किया गया, तो 100% में से ही तो पे किया गया। तो सेम यहाँ पे देखो, जब हम शेयर का प्राइस निकालेंगे तो हमारी अर्निंग पर शेयर जो होगी उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें रिटेन का रेशो बी से डिनोट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हम इसे इधर ले जाएंगे तो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशो आ जाना है। तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ये भी कह सकते थे ई मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पे आउट रेशो। ओके, तो ये आपका ये आ जाएगा कि इक्विटी होल्डर को कितना परसेंटेज मिला है, ओवरऑल इसका इतना % अपॉन जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, उसमें से बी आर मतलब ग्रोथ फैक्टर को लेस कर देंगे। बी आर कम होता भी है, अब जो भी ग्रोथ रेट होगा उसे माइनस कर देंगे कॉस्ट में से। तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी अर्निंग पे कॉस्ट इतनी आई है, बिकॉज अर्निंग तो इतनी हुई है, कॉस्ट ये होगी। अब जो ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब कॉस्ट हम कम कर सकते हैं उस ग्रोथ से, वो ग्रोथ फैक्टर ऊपर अर्निंग में न लेके हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं उस ग्रोथ फैक्टर से। तो ये आ गई कॉस्ट और ऊपर आ गई आपकी अर्निंग। तो ये आपका फॉर्मूला बना। ओके, अब मैं बात कर लेती हूँ आप किसकी सिचुएशन, जैसे कि हमने पहले बात करता है, यहाँ पे हम के और आर को देखेंगे। अब के कॉस्ट कम है, रिटर्न ज़्यादा है, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन कॉस्ट ज़्यादा है, रिटर्न कम है। थर्ड कॉस्ट और रिटर्न दोनों इक्वल हैं। तो ये इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, जो डिविडेंड है ना वो तो कम प्रपोर्शन में पे करेंगे, रिटेन अर्निंग ज़्यादा प्रपोर्शन में करेंगे, मतलब परसेंटेज ज़्यादा होगी। इस वाली सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, डिविडेंड ज़्यादा पे करेंगे, रिटेन अर्निंग कम करेंगे। और थर्ड सिचुएशन में जैसा भी एज विश, मतलब एज विश ऑफ ओनर, मतलब कंपनी की अपनी मर्जी है, वो कितना भी कर सकती है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये सिचुएशन होगी तो हम ऐसे डिविडेंड पे करेंगे तो हमारे फर्म की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इस तरह से डिविडेंड पे करेंगे सेकंड सिचुएशन में, तब ऑप्टिमम वैल्यू आएगी। इस सिचुएशन में कोई ऑप्टिमम वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम किसी भी प्रोपोर्शन में पे कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता फर्म में। ओके, तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अर्निंग पर शेयर दी हुई है 8 रुपीज़, रेट ऑफ रिटर्न शेयर होल्डर के लिए 60%। अब यहाँ पे दिया है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 50 और पे आउट रेशो 20। हमें रेट ऑफ रिटर्न करना है, कितना होता है रेट ऑफ रिटर्न हमें कंप्यूट करना है। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। देखो इन्होंने क्या काम करा, पहले थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन इन्होंने खुद से ही कर ली। अर्निंग पर शेयर रेट थी, जो रेट ऑफ रिटर्न या हम कह सकते हैं कि आपका 0.16 हो गया 16%, 16 बटे इस ऐसा करते हैं 16/100। अब जितनी ज़ीरो होती है ना उतने अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। 2 ज़ीरो हैं तो 16 2 अंक बाद 0.16 आ गया ये, तो वो यहाँ पे होगा। उसके बाद आपका मार्केट प्राइस मतलब शेयर का P 50 रुपीज़। अब DP रेशो 1 माइनस बी आ रहा था ना फॉर्मूले में, E मल्टीप्लाई 1 माइनस बी। तो 1 माइनस बी क्या होता है, जो आपका डिविडेंड पे आउट रेशो होता है, तो वो हमारा 20% दे रखा है,
तो हम यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं 1 माइनस बी हमें दिया हुआ है 20% या फिर 0.20। जैसे हमने 60% को करा ऐसे ही 0.20 से करा। फिर आपका जो ये है क्या बोलते हैं इसे, बी इज इक्वल टू निकाला हमने, बी की वैल्यू निकाली ना, बी आर भी तो करना है अपॉन में ग्रोथ को, तो बी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 0.20, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.80। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब आपका डिविडेंड पे आउट रेशो 20 है तो हमें निकालना है रिटेन अर्निंग। जब 20% डिविडेंड पे हो गया तो 80% तो रिटेन क्या होगा कंपनी ने, तो वही 80% आपका क्या आ गया बी। अब मॉडल का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। हमें निकालना क्या है, हमें ये आर निकालना है रिटर्न। तो अब कंप्यूट करेंगे, वैल्यू रखकर 50 दिया हुआ था E8 और आपका 1 माइनस बी 0.20, फिर आपका कॉस्ट जो थी ओवरऑल कॉस्ट 0.60 माइनस बी आपका 0.80 और आर हमें कंप्यूट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जानी है आर इज इक्वल टू 60%। तो फर्म शुड अर्न अ रिटर्न 60% ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में फर्म ने 60% का रिटर्न अर्न करा। तो इस तरह से के क्वेश्चन आते हैं आपके इस मॉडल से रिलेटेड। क्वेश्चन में खुद बताया जाएगा आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है, आपको गॉर्डन मॉडल यूज़ करना है वेल्टर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था गॉर्डन मॉडल होल्ड। ओके, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करना अच्छे और थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो वॉच की। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे अच्छे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझने के लिए।